नहीं, वो डेमोक्रेसी क्या है? जैसे अब आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, आपके घर में डेमोक्रेसी नहीं होगी, दुनिया में जमहूरियत की हिमायत करते हैं आप, पहले अपने घर में तो डेमोक्रेसी लेके आए। आप पीटीआई का क्या फीचर देखते? सर, पीटीआई खत्म नहीं होगी, सियासी जमातें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये पब्लिक में डिस्कशन करके नौजवानों में देखी है, बसों में, चाय खानों पे, लोगों के दिल में आज भी इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सैल ऑफिशियल में आपको खुश आमदेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुआर कामरेड साहब। आप सब जानते हैं कि ज़ुआर कामरेड बेसिकली एक इनकलाबी सोच के हामिल सियासी वर्कर भी हैं और सियासी थिंकर भी हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर कामरेड का बहुत गहरा एक नज़र है इनकी। मुल्क के जो समाजी हालात हैं उनके ऊपर बहुत गहराई से उनको देखते हैं और मुल्क में जो निज़ाम सियासत है और जमहूरी निज़ाम जो उनसे है उसके हवाले से बड़े हसास हैं। इनसे एक नशिस्त हमारी हो चुकी है जिसमें हमारी इनसे गुफ्तगू हुई अशरफ सैल ऑफिशियल की। आज एक अगली नशिस्त है इनके साथ। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने हमें टाइम देना है, हम आपसे बात करेंगे। ज़ुआर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तशरीफ़ लाए। अगरचे आप अपने जगह जज्बाती भी हैं और पुरजोश हैं अपने नज़रियात और ख़यालात के साथ, लेकिन हम भी धीरे से सही लेकिन अपनी सोच के मुताबिक आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। खुश आमदीद सर। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे जज्बाती का टाइटल देने का तो उससे उसको अगर 100 से ज़रब देने उस शुक्रिया को तो उतना शुक्रिया आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपने देखा कि एक नई पार्टी बनी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन उसको लीड कर रहे हैं, अलीम खान उसमें उनके साथ हैं और वो सारे लोग जो कि तहरीक इंसाफ से फ़रार हुए हैं वो आकर उन्होंने इस पार्टी को एक जय पनाह के तौर पर लिया है। लेकिन उनमें से बाज़ तो ऐसे हैं कि वो पार्टी में भी उसके जो पहला फंक्शन था ना उसमें शर्मिंदा से दिखाई दिए, जैसे फवाद चौधरी है। हालांकि फवाद चौधरी की जो पर्सनैलिटी उसमें शर्मिंदा होने का तो तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन वो भी उस दिन सर झुका कर बैठे रहे। हमने वहाँ पे उनको भी देखा, फ़याज़ चौहान को भी, वो भी एक्टिंग उन्होंने की थोड़ी बहुत कि मैं परेशान हूँ, लेकिन जो इस तरह की आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं वो अजीब ही है। फिर तहरीक इंसाफ की सूरत हाल आपके सामने है कि बिल्कुल ही वो उसकी शाखें पत्ते सब कुछ काट दिया गया है और इत्तेहादी हुकूमत अपनी जगह पे अभी रिसेंट बजट है जी। तो ये सारी कहानी जो है ना, असल में इन सब चीज़ों का मैंने आपसे जिक्र किया है। तो अगर आप डॉट को मिलाएंगे ना तो इन चीज़ों की जो मूवमेंट्स हैं और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉन पॉलिटिकल पावर ज़रूर खड़ी है जिसके असरात हैं इसके ऊपर। आपका क्या कहना है इस बारे में? सवाल आपका बहुत ही अहम है और इसका जवाब भी बड़ा मुश्किल इसलिए है कि बज़ाहिर जो पहले इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता था, जो हुकूमतें गिराती थी और बनाती थी, अब वो ऐलान कर चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, उन्होंने अपने आप को ए पॉलिटिकल करार दिया है जी। लेकिन 9 मई के वाक़या के बाद ये लेनिन ने भी अपनी बहुत सी जगह पर कोट की बात कि जो इंफरादी दहशत गर्दी होती है ना, उसका खमियाजा फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो ये एक पार्टी का इंफरादी उनकी हिकमत अमली थी कि हम एक इनकलाब ले आएंगे। वो समझ रहे थे कि जिस तरह रेडिकल इनकलाब आते रहे हैं पहले, नज़रियाती इनकलाबात, चूँकि इनके पास आइडियालॉजी कोई नहीं थी, तो ऐनी वो नाकाम हुआ। उसके बाद फिर मुदाखलत करनी पड़ी इस्टेब्लिशमेंट को। अब मैं ये समझता हूँ, यहाँ तक नज़र आ रहा है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से और सियासी कारकुन की हैसियत से भी, कि जितनी भी पार्टियाँ फर्ज कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, मैं नहीं समझता कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि अगर उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती तो उनकी उठान कुछ और ही तरह की होती, जैसे किंग्स पार्टी की होती है। और फिर इससे भी आगे किंग पार्टी के लिए किसी किंग का होना ज़रूरी है। इनके पीछे कौन किंग है? हाफिज साहब जो हैं वो तो बड़े ऑनेस्टी के साथ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बिल्कुल ही सियासत से लातल्की और नज़र आती प्रैक्टिकली उन्होंने किसी पे हाथ नहीं रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई किंग्स पार्टी अभी किसी को भी नहीं कह सकते। पहले तो चौधरी फैमिली ने शजात में दावा किया था कि हमारी काफिली किंग्स पार्टी बन जाएगी। वो दौड़े लंदन से आए चौधरी सरवर, लेकिन क्या हुआ, वो लोग अब समझ रहे हैं, लोग जो टिकट लेने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कि अब किंग्स पार्टी अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की थपकी? मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी गैर जानबदार है। पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर हालात फिर ऐसे बन जाएं
जिसमें उनको मुदाखलत कर। अच्छा कामरेड साहब, बात चूँकि चल पड़ी है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी एक बड़ी सेंसिटिव जोग्राफियाई एक पोजीशन है, जिसके बहुत ही आप कह लें कि सेंसिटिव स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं, जिसकी सरहदें जौन सी हैं, एक तरफ वहाँ पे इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क है, एक रूस की भी थोड़ी बहुत पट्टी लगती है, चीन है, ईरान है, इस तरह के हालात के अंदर एक मुल्क है, उसकी सियासत जो है वो उसकी नेचर भी इसी के मुताबिक बनती बिगड़ती है जी। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, आपका क्या ख्याल है कि इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मैं ज़रा खुल के आपके सामने नाम रखूँगा, उसका कोई किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसको किस शक्ल में होना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं कोट करूँगा, डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, पाकिस्तान से, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, वो स्टूडेंट में पढ़ाते हैं हिस्ट्री, यहाँ जीसी में भी विजिटिंग प्रोफेसर की जरिए से आते रहे हैं। उनकी किताब है जो इस वक्त पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, द गैरिजन स्टेट। द गैरिजन स्टेट। गैरिजन स्टेट जब पाकिस्तान बना है सर, तो उस वक्त जो आर्मी थी, वो चूँकि ईस्ट इंडिया की हुकूमत ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान को दे दिए, फौज जो थी, और जो हिंदू या सिख थे वो इंडिया को मिल गए। अब पाकिस्तान का जो हजम था रियासत का, उससे बहुत बड़ी फ़ौज पाकिस्तान को मिल गई। ये लोग समझते नहीं है जो एंटी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं। अब देखें ना, पहले ही जो बजट था पहला, उसमें सबसे ज़्यादा जो रखी गई थी रकम, वो फ़ौज के लिए रखी गई थी, चूँकि फ़ौज का साइज़ बहुत बड़ा था। नहीं, वो साइज़ से ज़्यादा, देखें सर, मसला साइज़ का नहीं है, साइज़ तो राइट साइजिंग हो सर, सकती है। मैं उसी तरफ गैरिजन स्टेट इसीलिए उसी तरफ आ रहा था कि इस रियासत की जोग्राफियाई सूरत हाल जो आपने बताई है, उसके मुताबिक आप फ़ौज की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। असल बात यह है कि आपको जो थ्रेट्स हैं, आपकी जो सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं जी, इंडिया की शक्ल, किसी एक तरफ से नहीं, और फिर अफगानिस्तान की शक्ल में दहशतगर्दी भी इसमें शामिल हो चुकी है। उसकी वजह से आपका बजट लामहला, आपकी मजबूरी है कि आपको उसको देना पड़ता है। ये तो है दफाई मामला या सलामती अमूर। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल अमूर की, कि उसमें जो फ़ौज का किरदार है या फ़ौज का जो अमल दखल है, वो ढका छुपा तो हम देखते ही हैं, एक साइलेंट जो रोल है वो तो होता ही है, जो भी है। क्या ऐसा होना चाहिए कि बाकायदा आइनी शक्ल में या पार्लियामान में कोई ऐसी चीज़ लाई जाए कि उनकी मशावरत या उनके किरदार को कोई इंडोर्स कर लिया जाए ताकि ये बहस ही ख़त्म हो जाए? अच्छा सर, आइनी तौर पे जो फ़ौज का पॉलिटिकल सेल है, ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। अच्छा, ठीक। ये हालांकि एक बहुत जमहूरी उनका रोल है, लेकिन जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को पॉलिटिकल सेल का हेड बनाया था उन्होंने, और उस वक़्त उनकी हिकमत अमली ये थी कि सरदार दाऊद के साथ क्लैश था, और ये भी तारीख में है कि गुलबदीन हिकमत यार जो थे, उनको भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रमोट किया था। मेरे बहुत से दोस्तों को मेरी बात नागवार गुजरेगी, लेकिन हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। अच्छा, अब पॉलिटिकल सेल जब बना है तो वही पीपल्स पार्टी के कायद मानी जिन्होंने ये सेल बनाया था। जब ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई है 2008 में, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया प्राइम मिनिस्टर ने कि ये जो पॉलिटिकल सेल है ये वजारत दिफा के कंट्रोल में होगा। इसका मतलब था कि जो उनकी मुदाखलत थी इस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज की सियासी जमातों में, सियासी अमल में, वो कतई तौर पर कट जाएगी। लेकिन हुआ ये था कि इतना प्रेशर था कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी किसी दौरे पे जा रहे थे बाई एयर, तो उनको वहाँ ऑर्डर जारी करने पड़े थे कि मैं अपना पिछला ऑर्डर कैंसिल करता हूँ। तो ये तो बेसिकली पावर अनबैलेंस तो है, लेकिन उसके बहुत से मुहर्रिकात हैं। ज़रा ये भी मुझे आप प्लीज़ बताइएगा कि शोर तो बहुत मचाते हैं हम, ख़ासतौर पर सियासी हलकों से, और आप जैसे जो लिबरल हलके हैं कि ये फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए और सियासतदानों को बहुत ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये जो सियासतदानों का जो कमज़ोर किरदार है, पॉलिटिकल एलीट का जो कमज़ोर किरदार है इन कंपेयर टू अदर स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस, उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, हमारे जैसे लिबरल जो है ना, या जो सोशलिस्ट आइडियालॉजी के हामिल हैं, वो इस हद तक कहते हैं कि फ़ौज का सियासी किरदार कोई नहीं होना चाहिए, बाकी जो उसका रियासती किरदार है वो तो रहना चाहिए। नहीं, वो तो जब सियासत में मुदाखलत करती है वहाँ अनबैलेंस चीज़ें होती हैं। अब जो सियासी जमातों का आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि सियासी जमातें अपने आप को तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। अब अलमिया ये है
कि किसी भी सियासी जमात की तंजीम देख ले आप, किसी ज़माने में तंजीमें सियासी जमातों की रीढ़ की हड्डी होती थी। अब मास वाए जमात इस्लामी के वो जैसा भी इलेक्शन करवाते हैं उनकी इलेक्टेड तंजीम होती है, उनकी जितनी ऑर्गेनाइज्ड है। गो उसमें भी NGOs कल्चर आ गया, उसमें भी जो भी है, फिर भी लेकिन बकायदा अभी तक उसका प्रोसेस चल रहा है जो उनका शुरू दिन से था। अब बाकी पार्टियां देखने, इमरान खान ने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया था तो क्या हाल हुआ था। वो जो जस्टिस थे फसीहुद्दीन शायद इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कितने बयान दिए थे। और नून लीग में तो कंसेप्ट ही नहीं है, और पीपल्स पार्टी का भी यही है। पीपल्स पार्टी में इलेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अभी पार्टी इक़्तिदार में भी नहीं आई थी 68 में पार्टी के इलेक्शन करवाए थे, अल्ट्रा पार्टी इलेक्शन। फिर बेगम भुट्टो ने ख़वातीन के इलेक्शन करवाए थे तंजीम के। फिर बीपी शहीद जब आई हैं पाकिस्तान तो उन्होंने 87 में पार्टी के तंजीमी इलेक्शन करवाए थे। और उसके बाद फिर बीपी की आंखों में धूल झोंक कर, जो बीपी के एडवाइज़र थे, उसमें नाम नहीं लेना चाहता, दोस्त हैं हमारे, वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बीपी को कहा जी कि ये इस तरह का हम सियासी निज़ाम बनाएंगे तंजीम का जो बड़ा हमारे पास हर चीज़ कंप्यूटर पे आ जाएगी। उन्होंने अपने जो फेवरेट थे उनको पार्टी की मेंबरशिप दे दी, उन्हीं के इलेक्शन करवा लिए और बीपी से कहा ये इलेक्शन है, जैसे NGOs का सिलसिला होता है। तो सबसे पहले तो पार्टियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तंजीम का वही जमहूरी नहीं है। तो जो नामजदगियों से अहदेदारान आएंगे किसी पार्टी के भी तो वो फैसले करेंगे अपने लीडर्स को राज़ी करने के लिए। पीपल्स पार्टी की क्वालिटी सिर्फ एक ये है कि इनका जब फैसला कोई होता है तो सेंट्रल कमेटी में ओपन डिस्कशन होती है और वहाँ पर बड़ी हार्ड डिस्कशन हमने देखी तो नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल कमेटी के मेंबरान हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी इशू पे, मतलब चौधरी मंजूर जो है वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। जब इन्होंने एक्सटेंशन दी है भाजपा को, पीपल्स पार्टी का खामोश करैक्टर और बड़ा एक एंटी डेमोक्रेसी करैक्टर था, तो चौधरी मंजूर मेंबर है, वो उसी दिन लाहौर में तकरीर कर रहा था, उसने उड़ा के रख दिया था पार्टी की पॉलिसी को। ये किसी हद तक पीपल्स पार्टी में है, लेकिन जब तक पार्टियों का जमहूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, नामजदगियाँ चलती रहेंगी तो पार्टियाँ कभी भी फले फूलेंगी नहीं। उसमें फिर ये इलेक्टेबल्स का राज होगा। पार्टियाँ क्यों नहीं अपने लोगों को पैसे देती जो कमिटेड है कि आप इलेक्शन लड़ें। यानी आप कह ये रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी वो खुद डेमोक्रेटिक कल्चर जो सा है उसको फॉलो नहीं करती हैं, नहीं करती, तो चीखती ज़्यादा हैं, शोर ज़्यादा मचाती हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में मुदाखलत हो। नहीं, वो डेमोक्रेसी क्या है जिस अब आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, आपके घर में डेमोक्रेसी नहीं होगी और आप मुतालबा करते हैं जी कि पाकिस्तान में दुनिया में जमहूरियत की हिमायत करते हैं। आप पहले अपने घर में तो डेमोक्रेसी लेके आए। पार्टियों का इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम बड़ी पार्टियों का तो ख़ास तौर पर ये नीचे ग्रास रूट से ऊपर तक चले, आप चेयरमैन का जो होता है उसको आप चाहे आप चेयरमैन बना लें, लेकिन बाकी नीचे तक तो होने चाहिए ना। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप PTI का क्या फीचर देख रहे हैं? सर PTI ख़त्म नहीं होगी, सियासी जमातें कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा ये वाकई में सियासी जमात थी? सर वो देखिए उसकी जो शुरुआत थी गो उसके पीछे उसको प्रमोट करने वाले थे, लेकिन वो जो प्रोग्राम प्रमोट करने वाले तो जो भी थे वो तो छोड़ें, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल्चर था क्या वो सियासी था? सर जब ये 96 में बनी है तो उस वक्त जो लोग इसके साथ अटैच हुए थे उस इमरान खान का प्रोग्राम बहुत अट्रैक्टिव था। नहीं, प्रोग्राम तो उनका आखिरी दिन तक बड़ा अट्रैक्टिव रहा। तो फिर उस प्रोग्राम के साथ भी लोग आए थे, ये हम बिल्कुल ही इसको रद्द ना करें। इमरान खान की पर्सनैलिटी अपनी जगह पे, लेकिन 96 में उसका जो प्रोग्राम गो वो कन्फ्यूजन का शिकार प्रोग्राम था, क्योंकि उसमें वो एक सेंटर की पार्टी, सेंटर लेफ्ट की सेंटर राइट, बल्कि सेंटर राइट की पार्टी थी, लेफ्ट का तो उसमें कोई आंसर ही नहीं था ना। इवन कि राज मोहम्मद खान ने ज्वाइन, लोग कहते हैं कि ये पार्टी से ज़्यादा फिरका बन गया हुआ था जिसमें सर वो तो बाद के फिर जो वाक़यात होते रहे हैं और फिर इमरान खान ने अपना रास्ता बनाने के आप उनको नरम गोशा रख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इमरान खान नहीं सर नरम गोशा नहीं है। देखिए सियासी जमातें कभी ख़त्म नहीं होती, ये इसको आप ये ना कहें कि ये एक ग्रोह है, ग्रोह नहीं है। अच्छा, इसमें बाकायदा पोलिटिकल लोग आए हैं। अच्छा वो सियासी अमल से वो तो जो आए वो हमने सर वैसे आपस की बात है, अब देखें कि वो जहाज़ों में बैठ कर आए और फिर जहाज़ों में बैठ कर चले भी गए। लेकिन अभी भी जो वो लोग हैं उनकी जातें बाकी हैं। राज मोहम्मद खान जैसा नाम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो PTI के पहले या दूसरे सेक्रेटरी जनरल अभी हैं वो, अब तो वफात पा चुके हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो इमरान खान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। उसके अलावा राज मोहम्मद खान उनके अलावा उसके अलावा इसमें
वो जो मैंने जो नाम लिया फसीहुद्दीन जस्टिस वो हैं पार्टी में? छोड़ चुके हैं। अच्छा, छोड़ चुके हैं। कुछ लोग छोड़ चुके हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये इलेक्टेबल्स के सियासत में चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये पब्लिक में डिस्कशन करके नौजवानों में देखी है, बसों में, बस स्टॉप पे, चाय खानों पे, लोगों के दिल में आज भी इमरान खान है। बिल्कुल सर, मैं इससे इनकार ही नहीं कर रहा। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इमरान खान लोग उसको याद नहीं करते हैं, लोग उससे प्यार नहीं करते हैं। इमरान खान को लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, आज भी लोग उसको याद करते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, क्या वो सियासी था? और उस पार्टी में जो उसने रवैया इख्तियार किया, क्या वो जमहूरी था? जैसे पीपल्स पार्टी का भी आपने जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक स्लोगन दिया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और वो जरदारी साहब ने साबित कर दिया यहाँ पे आकर नून लीग को हुकूमत दे के कि उन्होंने कैसा उससे रिवेंज लिया है डेमोक्रेटिक वे में। ठीक है, इनका जो कल्चर है सियासत में, ठहराव, तहम्मुल, तदब्बर, दूर अंदेशी और गहरी नज़र और फ़िक्र, ये चीज़ें बड़ी अकाउंट कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चले 96 की आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट आफ्टर 2011 जो इसकी उठान हुई है, उसको क्या आप सियासी करार देते हैं या गैर सियासी करार देते हैं? सर वो सियासी भी थी और गैर सियासी भी थी। ये सर क्या बात हुई? मैं अर्ज करने लगा हूँ, ये शुतुरमुर्ग वाली बात ना? नहीं सर, नहीं, उसको देखिए, तज्जिया जब आप करते हैं तो आपको दो तरफा तज्जिया करना पड़ता है। दो तरफा जो मैंने एक सवाल आपसे पूछा है, सीधा दो टोक जवाब दें उसका। दो टोक जवाब सर नहीं इसमें दिया जा सकता ना। ये पीटीआई की अगर आप तज्जिया करेंगे, पीटीआई के मराहल हैं कि वो पहले पॉलिटिकल पार्टी थी। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं तो क्लैरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि 96 से 2011 तक मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर, दे आर पॉलिटिकल। मैं यही अर्ज करने लगा था कि पहले वो एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ा अपनी सीट में नहीं जीत सके थे खान साहब, लेकिन उसके बाद जब ना जीतने के बावजूद वो सियासी थे, सियासी पार्टी थी और हर चैनल उनको दिखाता था। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी गुफ्तगू लोगों को अट्रैक्ट करती थी। और वो क्लास जो कभी वोट डालने नहीं आती, शायद मैं पहले भी आपसे पिछली गुफ्तगू में ये बात कह चुका हूँ कि जो इलेक्शन के दिन घरों से बाहर नहीं निकलती थी, हाँ वही निकली वो क्लास अपनी फैमिली लेकर जलसों में आ रही थी, पिकनिक स्पॉट मिल गया एक अच्छा, जिसे वो तो सियासी कल्चर में तब्दीली तो आई ना। स्टेज पे रक्स हो रहा है, डांस हो रहा है, उसको चिल किया जा रहा है सियासी अमल को, वरना यहाँ तो सियासी अमल एक सख्त गिर था, अमल था। तो सर ये आप अपने हिस्से लताफत को मेरा ख्याल है तस्कीन देने की कोशिश कर रहे हैं। सर लताफत नहीं है ये, देखिए उसकी पार्टी कॉपी क्यों कर रहे हैं, अब वो पीछे क्यों मरियम के भी चल रहा होता है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, छोड़ें इस चीज़ को, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जी, इज दैट अ पॉलिटिकल पार्टी? उसका जो कल्चर है, क्या वो सियासी है, क्या वो जमहूरी है, क्या उसके अंदर जो सियासी फरासत होनी चाहिए थी, क्या उसने उसका मुजाहरा किया? मैं एक जुमला दोहराऊंगा अपनी पिछली गुफ्तगू का कि उसके अदवार हैं। ठीक है, चलिए आप जरा अदवार बताइए। नहीं वो लंबी बात हो जाएगी ना, आप जो आपने मुख्तसर बता दें। मुख्तसर ये कि मैंने अभी आपसे कहा है कि उसने एक नई क्लास को बाहर लेके आई है। वोट वो कास्ट नहीं करते थे, वोटिंग पावर तो बनी ना मुल्क में। अब ये इलेक्टेबल्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन इमरान खान का वो वोट अभी भी बरकरार है। फिर उसके बाद उसने यूटोपिया, एक ख्याली जन्नत, और उसके बाद फिर आगे जब इक़्तिदार की हवस में वो मुबतला हुआ तो उसका एक डेमोक्रेटिक की बजाय जो रोल था वो एक फाशिस्ट लीडर का बन गया। फाशिस्ट लीडर जो होते हैं वो डेमोक्रेसी से आते हैं। हिटलर को देख लीजिए, मैसोलिनी को देख लीजिए, और भी कई मिसालें हैं जो हिटलर की मिसाल सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन उसको तो हम डिक्टेटर के तौर पर ही देखते हैं ना सर, वो बेशक वो कहीं से भी आया, डेमोक्रेसी से जहाँ से भी इलेक्टेड था। लेकिन ये जैसे इमरान खान की जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स थी उसके बाद फाशिज्म में गई, तो ये भी डिक्टेटर का कैरेक्टर ही बन गया था। जितना मीडिया दबा है इमरान खान के दौर में, जितनी पाबंदियां लगी हैं किसी और दौर में नहीं थी, जितने मजालिम इमरान खान के दौर में अपनी मुखालिफ सियासी जमातों पर हुई, ये ज़िया के दौर में ऐसा होता था। तो उसके एक प्रोसेस है। अब जो आपने सवाल किया है कि अब वो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं ये समझता हूँ कि अब वो एक ग्रोह की शक्ल में, और एक ऐसा ग्रोह जिसने दहशतगर्दी जैसा अमल किया है रियासती इदारों पर हमला करके, लेकिन इसके बावजूद उसकी राख में से चिंगारी उभरेगी, पॉजिटिविटी, उस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ज़रूर निकलेगी।
जी, अल्लाह करे ऐसा हो, हम तो चाहते हैं। सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इस गुफ्तगू को, इस डिबेट को जो सुना है, उनकी एक अपनी भी राय बन रही होगी। हम मुंतज़िर हैं कि आप अपनी राय का भी इजहार साथ साथ करते रहें। आपके जहन में अगर कोई सवाल उठता है वो भी आप वहाँ पे डालें, हम उस पर भी बात करेंगे, कामरेड से पूछेंगे, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ अमली तौर पर बेशक थोड़ा सा ही करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।